हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी साइंस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है बायोलॉजी से संबंधित है और आप सभी लोगों का जो है एक प्रश्न बार बार आ रहा था जब भी हम केमिस्ट्री का क्लास लेते थे कि सर बायोलॉजी आप कब पढ़ा रहे हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब जो है पढ़ा भी रहे हैं, कंप्लीट भी हो रहा है, उसका जो है रिवीजन भी चल रहा है, लेकिन बायोलॉजी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो बायोलॉजी जो है आज से इसका जो है बायोलॉजी का खेला शुरू होने वाला है और बायोलॉजी जो है लगभग जो है 5 को जो है क्लास आएगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन का। यानी कि आज के इस क्लास में जो है आप 20 क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा ऐसा 5 क्लास आएगा। कहने का मतलब है कि 100 को 2 नंबर वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से जो है 10 गो क्वेश्चन आपके लिए एकदम फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद 5 नंबर वाले का क्लास होगा, उसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिया जाएगा। कंप्लीट हो गया। अगर इस सीरीज यानी बायोलॉजी की सीरीज को आप ज्वाइन करते हैं तो बायोलॉजी में 70/70 यानी कि 70 में से 70 जो है आप लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्लास में ही जो है समझा दिया जाएगा जिससे आपको रटना ना पड़े। तो चलिए आज की इस जो है क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का क्लास का जो है पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्लाज्मिड पीबीआर 322 की संरचना जो है दर्शाइए। यानी कि आपसे क्वेश्चन कहा है कि पीबीआर 322 जो है कैसी इसका चित्र होता है, कैसी संरचना होता है, दर्शाना है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए एगो गोल बना दीजिए और इसके ऊपर जो है एगो और गोला बना लीजिए और इसको जो है बीच बीच से जो है काट दीजिए। बचपन में आप टायर चलाए हुए हैं? अरे टायर जो है नहीं चलाए हैं, साइकिल के पहिया, ठीक है। तो ई बन गया पीबीआर 322 की संरचना। अब जो है इसके बारे में हम आपको विशेष चीजें बताते हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपसे जो है पूछ सकता है। पहला पूछेगा कि पीबीआर संरचना जो है का, तो ई जो है डीएनए का जो है एक भाग है, एक हिस्सा है डीएनए का। बात समझ गए? डीएनए मतलब आप समझते हैं ना, अरे खून ही जो है होता है, ठीक है। डीएनए का एक हिस्सा है। दूसरी ये जो है कैसी होती है, तो द्विरज्जुक होती है। द्विरज्जुक कहने का मतलब होता है कि भाई इसका लेयर जो है ना, देखिए एक लेयर, इसके ऊपर जो है ये दूसरा, 2 लेयर है, ठीक है। ये हो गया। फिर आपसे पूछेगा पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब होता है प्लाज्मिड, बी का मतलब होता है वोलियर और आर का मतलब होता है रोडिग्रेज और 322 जो है ये संश्लेषण के क्रम को जो है दर्शाता है। जितना भी हम बात बोले हैं ये सभी चीजें जो है आपके लिए जो है एकदम लिखा गया है। देखिए फिगर आपके लिए हम बनवा दिए हैं। फिगर के बाद जो है यहाँ पे सब देखिए द्विरज्जुक लिखल है, वृत्त के आकार का होता है जो डीएनए है। लंबाई पूछेगा 4361 होता है और इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के प्रतिरोध के जीन भी पाए जाते हैं। इसमें मल्टीपल क्लोनिन साइट भी पाए जाते हैं। आपके मन में आएगा कि क्लोनिन साइट का है, तो आगे वाला क्वेश्चन में वो क्वेश्चन ही है कि क्लोनिन साइट क्या है उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो उसमें बताएंगे हम आपको। फिर जो है इसी में देखिए पीबीआर 322 में पी का मतलब प्लाज्मिड, बी का मतलब बोलीवर और आर का मतलब रोडिग्रेज होता है और पीबीआर 322 में 322 जो है संश्लेषण के क्रम को दर्शाता है। आपको यहां तक कंप्लीट हो गया। अरे रटना नहीं है, पहली बात याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आज का है कि एडिनोसिन और डीएमिनेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहले समझिए कि एडिनोसिन और डीएमिनेज जो है होता क्या है। एडिनोसिन और डीएमिनेज जो है लड़कियों में पाई जाने वाली एक प्रकार का जो है डीएनए या जीन कह सकते हैं, जो लड़कियों को जो है कुछ रोगों से जो है संरक्षित रखता है, मतलब कि सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो है कब इसका जो है खोज किया गया, तो जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग जब 1990 में एक 4 वर्ष की लड़की के ऊपर किया गया, जिसमें जो है एडिनोसिन और डीएमिनेज जो है उसकी कमी पाई गई।
जब कमी पाई गई तो इसका यह एंजाइम जो है किस लिए, तो प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि उस लड़की को जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये जो है जिन लड़कियों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है अति आवश्यक है। अगर ऐसा एडिनोसिन और डीएमिनेज जो है लड़कियों में अगर नहीं पाई जाती है तो क्या होगा, तो लोग कहते हैं जैसे शिक्षक कह रहे हैं, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर कहते हैं कि उनको जो है अनेक प्रकार की बीमारियां पकड़ लेगी, जैसे कैंसर जैसे भयानक बीमारियां भी होने की जो है संभावनाएं हैं। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा है, एडिनोसिन और डीएमिनेज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जीन चिकित्सा के अनुसार जो है 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की के ऊपर जो है एक शोध किया गया, जिसमें जो है पाया गया कि एडिनोसिन और डीएमिनेज जो है उसके जो है अंदर नहीं है, और ये एक एंजाइम जो है उसको प्रतिरक्षा मतलब कि सुरक्षा प्रदान करता है, और अगर ये नहीं है तो उनमें जो है अनेक बीमारियां होने की जो है संभावनाएं हो जाती है। बातें समझ में आ रही है? अरे बउआ की तरफ बिना रटे हुए याद करेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है, क्वेश्चन देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन पूछा कि भाई प्रोटीन संश्लेषण पर उत्परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। आप तो आंसर इतना देख के कहेंगे कि सर इतना याद रखेंगे। देखिए हम अगर इसका आंसर हमरा से पूछा जाए कि प्रोटीन संश्लेषण पर उत्परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम इतना ही जवाब देंगे कि प्रोटीन संश्लेषण पर उत्परिवर्तन का यह प्रभाव पड़ता है कि जो एमिनो अम्ल प्रोटीन में जुटना चाहिए उसके बदले में हुए उत्परिवर्तन कोडोन के कारण अवांछित एमिनो अम्ल प्रोटीन में आ जाएंगे एवं प्रोटीन की संरचना एवं कार्य में भिन्नता आ जाएगी। तो अगर एक लाइन में आपसे क्वेश्चन कहे कि प्रोटीन संश्लेषण पर उत्प्रेरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रोटीन संश्लेषण पर उत्प्रेरण का यह प्रभाव पड़ता है कि प्रोटीन संश्लेषण की संरचना और आकार में जो है परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन जो है संश्लेषण जब होता है तो उसमें एमिनो अम्ल जुटना रहता है, लेकिन उसमें एमिनो अम्ल नहीं जुट पाता है, जिसके कारण उसकी संरचना और उसकी जो है आकार में परिवर्तन हो जाती है। बात समझ में आया? अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसको जो है एक बार पढ़ लीजिए। आप कहेंगे कि समझा दीजिए, समझाते हैं हम। देखिए उत्परिवर्तन के विषय में आप पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन जो है आता है। यानी उत्प्रेरण का मतलब होता है कि अगर प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है तो एक वो प्यूरिन के हटा के और उसके जगह पे दूसरा प्यूरिन आएगा। ठीक है, प्यूरिन के जगह में दूसरा पाइरिमिडीन भी जो है आ सकता है। ठीक है, अब अगर यह नहीं होता है तो इसका परिणाम क्या होगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है कोड के क्रम में परिवर्तन हो जाता है, जिसके चलते एमिनो अम्ल प्रोटीन में जुटना चाहिए और उसके बदले में हुए उत्परिवर्तन कोडोन के कारण अवांछित एमिनो अम्ल प्रोटीन में आ जाएंगे एवं प्रोटीन की संरचना एवं कार्य में भिन्नता आ जाएगी। साथ ही साथ पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो अम्लों की संख्या एवं क्रम में भी परिवर्तन आ जाएगा। आप कहेंगे कि इतना हम पढ़े, आपको जो है समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया तो हमारे एगो लाइन याद रखिएगा। कौन सा लाइन? तो प्रोटीन संश्लेषण पर उत्परिवर्तन का यह प्रभाव पड़ता है कि उत्परिवर्तन के कारण प्रोटीन संश्लेषण की संरचना में जो है भिन्नता आती है, प्रोटीन संश्लेषण के कार्य में जो है भिन्नता आ जाती है। बात समझ गए? बस इतना ही याद रखेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अगर कोई पूछे, क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जैव आवर्धन पर जब कोई आपसे कहे कि एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे तो आपके मन में पहला ही प्रश्न आएगा कि सर जैव आवर्धन होता क्या है। जैव आवर्धन का मतलब होता है कि कुछ रासायनिक पदार्थ और कुछ गंदगी जगह के कारण जो है कीट मकोड़े जो है उत्पन्न होते हैं, जो जाकर फसलों पे बैठ जाते हैं, उस छोटे छोटे जीवाणुओं को जो है नष्ट कर देते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो उसी को हम लोग जो है जैव आवर्धन कहते हैं। अब इसको अगर इसको जैव आवर्धन को जो है इंग्लिश में जानते हैं बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और ये खाद्य श्रृंखला में दूषित पदार्थ यानी खाने वाली चीजों में जो दूषित पदार्थ होता है जैसे कि केमिकल, ठीक है, और जहरीले रसायनों की सांद्रता बढ़ने की प्रक्रिया है।
जैव आवर्धन का है खाने वाले पदार्थ यानी कि गेहूं चावल, देख रहे हैं कि इतना सारा खाद जो है छीटा जा रहा है, तो उससे रासायनिक जो है चीजों की जो है बढ़ोतरी होती है, तो वही जब बढ़ता है तो उसे जैव आवर्धन कहते हैं। और जैव आवर्धन के कारण क्या होता है, तो जैव आवर्धन के कारण जो है भाई बहुत सारी जो है चीजें होती हैं, जैसे कि जीवों के शरीर और ऊतकों में जब जैव आवर्धन यानी कि दूषित पदार्थ जब जमा हो जाता है, तब पंछियों की, मछलियों की मृत्यु हो जाती है, फसलें जो है बर्बाद हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नदी जो है इतना गंदा है, तो नदी गंदा है तो गंदा जो है तो समझिए तो जैव आवर्धन है। और जब नदी गंदा है तो उसमें रहने वाले जीव जंतु जो है मर जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है हॉस्पिटल का जो है कितना कचरा जा रहा है। उसी तरह जो है फसल है, फसल में अगर ज्यादा खाद छीटा जाए तो उसपे जो है जितना भी जो है जीवाणु होते हैं जो फसल को उपजाऊ बनाते हैं, मतलब कि ज्यादा जो है बनाते हैं, तो वो जो है फिर जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो जैव आवर्धन पर जो है आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो आप बउआ के तरह जो है लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बीटी कपास पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। कपास को जो है इंग्लिश में हम लोग कॉटन भी बोलते हैं, और जैव आवर्धन को जो है बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, कभी कोई पूछता है बायोमैग्निफिकेशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो समझिएगा कि जैव आवर्धन पे ही कहा है, और बीटी कॉटन अगर कभी कहे तो समझिएगा बीटी कपास ही कहा है। तो बीटी कपास का होता है, तो देखिए कपास जो होता है एक प्रकार का जो है खेतों में उपजाए जाने वाला जो है का है, तो पौधा है जिससे जो है बहुत सारी चीजें जो है बनता है। जैसे आपके घर पे जो है अगर कल समझते हैं, छापा कल, तो उसमें जो है कपास का जो है रस्सी आता होगा, देखे होंगे आप। तो कपास जो है का है, तो कपास पे आपसे कहा है कि आप जो है उस पे एगो टिप्पणी लिखें, लेकिन कपास के आगे वो लगा दिया है बीटी कपास। बीटी कपास का है, तो बीटी कपास जो है कपास में बैसिलस थ्यूरिंजियस को ही शॉर्ट में बीटी कहते हैं। ये एक प्रकार की जो है जीवाणु की आविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जो है निवेशित करके इसकी कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की गई है। बीटी किस्म का उपयोग जो है करके प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपयों की फसल को जो है कीटों से बचाया जा सकता है। यानी कि कपास का पहले खेती होता था तो वो जो है कीट जो है खा जाते थे, जिससे कपास की खेती जो है कम होती थी। लेकिन बीटी जो है, यानी बीटी मतलब कि बैसिलस थ्यूरिंजियस, इसको जो है वैज्ञानिकों ने विकसित किया, और जब जहां पे कपास की खेती होती है वहां पे इसका छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे कपास की खेती में जो कीड़े मकोड़े लगते हैं वो मर जाते हैं और कपास की अच्छी खेती जो है होने लगती है। बात समझ गए? ये जो है बीटी कपास है। नेक्स्ट जो है आपके लिए क्वेश्चन है कि संक्षेप में गिफ्ट तकनीक के बारे में बताइए। देखिए संक्षेप में जो है गिफ्ट तकनीक के बारे में बताना है। गिफ्ट जो है वो गिफ्ट नहीं जो किसी को हम लोग उपहार देते हैं। गिफ्ट का मतलब समझिए, जी का मतलब गैमेट होता है, आई का मतलब जो है इंट्रा, और एफ का मतलब फैलोपियन, और टी का मतलब ट्रांसफर। यानी कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ये एक सहायक प्रजनन तकनीक होता है जिसके इस्तेमाल बांझपन के इलाज में किया जाता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि किसी महिला का जो है बच्चा नहीं हो रहा है, जिसे आप गांव देहात में जो है बांझ कहते हैं, तो उस महिला का भी जो है इलाज हो सकता है, यानी उस महिला का भी बच्चा हो सकता है। कौन से तकनीक के सहारे? गिफ्ट तकनीक के सहारे। इसमें होता क्या है, तो महिला के अंडाशय से जो है अंडा निकाल दिया जाता है, और पुरुष के शुक्राणु से जो है उसको मिला दिया जाता है। यानी कि ऑपरेशन करके जो है तो महिला के अंडाशय से अंडा निकाल दिया जाता है, और पुरुष के शुक्राणु को निकाल करके जो है उसको मिला करके फिर जो है महिला के शरीर में जो है एक पतली लचीली ट्यूब के सहारे जो है उसको डाल दिया जाता है, जिसके बाद जो है महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चे को जन्म देती है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये गिफ्ट तकनीक जो है भारत में अभी उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है।
अगर मान के चलिए गिफ्ट तकनीक जो है 100 गो महिलाओं पे जो है, अगर 100 गो महिलाओं पे अगर इसका इलाज किया जाता है तो कम से कम 30 से 25 ही जो है महिलाएं सफल हो पाती है। कहने का मतलब इसका सक्सेस रेट जो है 25-30% ही है। बात समझ गए? गिफ्ट तकनीक के सहारे जो बांझपन का जो है इलाज किया जाता है। बात समझ गए? गिफ्ट तकनीक का है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है आपके लिए कि जैव प्रबलीकरण से आप क्या समझते हैं? अच्छा, जैव आवर्धन था पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है जैव प्रबलीकरण है। जैव आवर्धन में क्या होता था कि गंदे चीजों और गंदे वातावरण से जो है जो कीट पतंगे मर जाते थे, पशु पक्षी मर जाते थे, उसको जैव आवर्धन कहते हैं। लेकिन जैव प्रबलीकरण का है तो जैव प्रबलीकरण है कि कुछ अच्छे जो है खाद्य पदार्थों का उपयोग करके फसलों को उपजाऊ बनाया जाए और कीट पतंगों को जो है ना मरे, वैसा जो है चीज बनाया गया जैव प्रबलीकरण के सहारे। जैसे देखिए लिखल है, जैव प्रबलीकरण का मतलब है कि पौधों के प्रजनन के जरिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में बढ़ाया जाए, यानी कि खाने वाली चीजों का जो है उसमें पोषक तत्व गुण को उसका बढ़ाया जाए, है कि नहीं, सुधार करना है। और जैव प्रबलीकरण के जरिए पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जाती है। पौधों के भी जो है पोषक तत्वों की मात्रा जो है हम लोग बढ़ाते हैं जैव प्रबलीकरण के जरिए। इससे पौधों का स्वास्थ्य भी जो है बेहतर होता है। और जैव प्रबलीकरण के जरिए जो है पौधे ऐसी जमीन में भी उग सकते हैं जहां पोषक तत्वों की कमी होती है। कहने का मतलब जो बंजर भूमि है उसमें भी जो है आप फसलों को उपजा सकते हैं, किसके सहारे? तो जैव प्रबलीकरण के जरिए। आज जैव आवर्धन जब रहेगा तो समझिए कि उपजाऊ भूमि भी है तो वहां भी फसल नहीं उगेगा जैव आवर्धन में। आज जैव प्रबलीकरण में बंजर भूमि में भी जो है फसल उग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दोनों में अंतर है। कभी कभी अंतर भी पूछता है कि जैव प्रबलीकरण और जैव आवर्धन में अंतर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है कि क्लोनिंग संवाहक को बताइए। पूछे क्वेश्चन नंबर 1 में आया था ना कि क्लोनिंग संवाहक जो है क्या है। ठीक है, तो क्लोनिंग संवाहक को परिभाषित करना है तो आपको बताना है कि क्लोनिंग संवाहक पहले है क्या। तो क्लोनिंग संवाहक जो है डीएनए यानी खून का जो है एक जो है क्या होता है, तो छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे जीव में स्थिर रूप से बनाए रखा जा सकता है। और क्लोनिंग संवाहक में क्लोन किए जाने वाले डीएनए को जोड़ा जा सकता है। क्लोनिंग संवाहक के कुछ उदाहरण ये हैं, प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज, यानी ये सब जो है क्लोनिंग संवाहक के जो है क्या है, तो ये सब जो है उदाहरण है। अब आपसे कोई पूछे क्लोनिंग संवाहक क्या है, तो क्लोनिंग संवाहक जो है डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जो क्या करता है, तो जीवों में स्थिर रूप से जो है उपस्थित रहता है। बात समझ गए? जीवों में स्थिर रूप से मतलब कि वो खत्म नहीं होता है, स्थिर रहता है। और इसके उदाहरण जो हैं इतने सारे हम दे दिए, दो उदाहरण पूछ लेता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जीन उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं? जीन उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन का मतलब है कि डीएनए में होने वाला एक अस्थायी बदलाव, डीएनए में होने वाला एक अस्थायी बदलाव को ही जो है हम लोग कहते हैं जीन उत्प्रेरण, जिससे जीन की रचना या रासायनिक जो है संरचना में बदलाव आ जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो ना ही उसका शकल माता जी के तरह होता है और ना ही पिताजी के तरह होता है, उसका शकल जो है कोनो और के तरह होता है। कहने का मतलब उसके डीएनए में परिवर्तन हो गया है, तो उसको हम लोग कहेंगे जीन उत्परिवर्तन हुआ है। बात समझ गए? जिसका जो है शकल जो है अपने माता पिता के तरह है तो उसमें जीन उत्परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन जिनका नहीं है तो उसमें हम लोग कहेंगे कि जीन उत्प्रेरण हो गया है, अगर उनका शकल जो है मैच नहीं होता है। उदाहरण में जैसे वंशानुगत परिवर्तन आप दे सकते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है क्या है कि जैव विविधता संरक्षण के बारे में उदाहरण देना है। आखिर जैव विविधता जो है होता क्या है? देखिए जैव विविधता जो है एक का है तो वो जो है संरक्षण के उपाय है। संरक्षण मीन्स बचाव, बचाव करने का जो है एक उपाय है जिसके द्वारा पौधों और जंतुओं को जो है लगातार जो है जीवित रखा गया है और उनके उचित वृद्धि और विकास एवं प्रजनन को सुरक्षित किया गया है।
पादप संरक्षण के उद्देश्यों में पौधों की समुचित देखभाल की जाती है। एगो एग्जाम्पल से समझिए कि जैव विविधता के जो है होता क्या है। जैव विविधता यानी कि पर्यावरण में जो है प्राकृतिक रूप से जो पौधे हैं और जो छोटे छोटे कीट पतंग हैं उन सभी को बचा के रखना, जिससे जो है हमारा पर्यावरण जो है दूषित ना हो और हम लोग और ज्यादा दिन तक इस पृथ्वी पे रहें। बात समझ गए? तो जैव विविधता संरक्षण जो है वही है, ठीक है। और फसली पौधों की जो है अच्छी पैदावार तथा उनका किसी भी प्रकार का दुरुपयोग रोकना भी जो है जैव विविधता में शामिल होता है। बात समझ में आ रही है? तब बोलो हाँ, नहीं समझ में आ रही तब बोलो नहीं। चलिए एक क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों को बता देते हैं। अगर इसका जो है पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, इसका वीडियो लेक्चर आपको चाहिए और आपको जो है बायोलॉजी ही नहीं फिजिक्स का भी चाहिए, केमिस्ट्री का भी चाहिए, तो आपको जो है 149 रुपए का जो है साइंस का क्रैश कोर्स है, ठीक है। 149 रुपए का जो है साइंस का क्रैश कोर्स है जो आपको एसजीएस क्लासेस से जो है मिल जाएगा, ठीक है, एसजीएस क्लासेस से। और अगर आप हिंदी इंग्लिश का लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपया में ही जो है हिंदी इंग्लिश का क्रैश कोर्स है, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट जो है आपके लिए हम आपको 11 नंबर है कि जलीय पौधों के पारिस्थितिकी अनुकूलन का जो है वर्णन करना है। तो देखिए पारिस्थितिकी अनुकूलन जो है एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकृति भी सहायता करती है। जलीय पौधों में कुमुदिनी, कमल के फूल, हाइड्रीला और शैवाल जो है ये आदि जो है पौधे होते हैं। जैसे कि जल में होने वाले पौधे, जल में होने वाले पौधे को जो है हम लोग जलीय पौधे कहते हैं। लेकिन इस जलीय पौधों में जो है पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या होता है, तो इस जलीय पौधों में पारिस्थितिकी अनुकूलन कहने का मतलब है कि जल में ही जो है वो पौधे जन्म लेते हैं और जल में ही जो है बड़ा होते हैं। अब जो है इसमें होता क्या है, जो जलीय पौधे होते हैं, तो जलीय पौधों के जड़ें जो है बहुत कम तथा कोमल होती है। जलीय पौधे के जड़ जो है बहुत कम होता है, छोटा होता है और इसका जो है जड़ कोमल होता है या अनुपस्थित होता है। कुछ कुछ जलीय पौधों के जड़ होबे नहीं करता है, अनुपस्थित रहता है। दूसरा, इसका तना जो है कमजोर होता है, मतलब तुरंत टूट जाता है। देखिएगा कमल का फूल का है कि नहीं, पतला होता है तना, लंबा भी होता है और पानी में तैरने वाला होता है इसका तना, ठीक है, क्योंकि ये उसके अंदर वायु कोष्ठ बहुत होते हैं। तना जो है तैरता इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो है तना के अंदर वायु सिर्फ भरा रहता है, हवा भरा रहता है, ठीक है। तो ये जो है जलीय पौधों के पारिस्थितिकी अनुकूलन का वर्णन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं। देखिए अंतः प्रजनन क्या होता है, तो आंतरिक प्रजनन का मतलब है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाला प्रजनन। कभी कभी आप सुने होंगे, न्यूज में ही सुने होंगे कि पिता और बेटी के बीच जो है संबंध बना, भाई बहन के बीच जो है संबंध बना, या चचेरे भाई बहन जो है आपस में संबंध बना लिए। तो इस प्रकार के जो है, इस प्रकार से जब बच्चे का एक जन्म होता है तो उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रजनन। आंतरिक प्रजनन यानी कि अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों से जो है प्रजनन किया जाता है एक बच्चे को, तो उसे जो है आंतरिक प्रजनन कहते हैं। और ये जो है अपवाद में हमारे देश में भी जो है अब देखने को मिलता है। बात समझ गए। छोटी आबादी में जो है ये ज्यादातर होता है कि अपने रिश्तेदारों के बीच ही जो है संभोग किया जाता है। संभोग को जो है इंग्लिश में आप सेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है, देखिए वो बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपका जो है ना दिमाग भी बढ़ेगा और आपको समाज में कैसे रहना है वो भी जो है ना जानेंगे आप कि कैसे जो है क्या करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है ये सभी आप समझ गए अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं। अब जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भाई टी तथा बी लिम्फोसाइट कैसे बनते हैं। टी तथा बी लिम्फोसाइट जो है, बस इतने याद रखिएगा कि टी तथा बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में बनते हैं और ये जो है रक्त प्रवाह में जो है प्रवेश कर जाते हैं। अगर आपको लगता है कि सर एक लाइन में जो है 2 नंबर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट कैसे बनता है, तो अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट प्रोजेनिटर कोशिकाओं से बी लिम्फोसाइट का विकास होता है और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और विषाक्त पदार्थों से लड़ने में मदद करते हैं और भी बढ़ा सकते हैं।
टी लिम्फोसाइट जो है अस्थि मज्जा में एक समान लिम्फोसाइट पूर्वज टी लिम्फोसाइट का विकास होता है और टी लिम्फोसाइट जो है फिर बनता है। अगर इतना आपको नहीं याद रखेला है तो बस इतना याद रखिए कि टी तथा बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में बनता है जो रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। बात समझ गए? बस कितना आसान आसान बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सार्कोमा क्या है। सार्कोमा भाई एक प्रकार का जो है कैंसर वाला रोग है, ठीक है। सार्कोमा जो है एक दुर्बल तरह का जो है कैंसर है जो हड्डियों और नरम ऊतकों में होता है। सार्कोमा जो है क्या है, तो एक प्रकार का बड़ी खतरनाक कैंसर रोग है जो हड्डी में होता है और जो एकदम जिसका जो है शरीर कमजोर होता है ओकड़े में ज्यादातर ही पाया जाता है। कहने का मतलब नरम ऊतकों में ट्यूमर बनाता है। ये शरीर के कई हिस्सों में हो सकता है लेकिन ज्यादातर हाथ और पैर में जो है ये होता है कौन? सार्कोमा कैंसर। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखें। लिंग गुणसूत्र पे जो है टिप्पणी का लिखना है। तो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जो है कितना लिंग गुणसूत्र होता है? 23 गो होता है और नर में भी जो है 22 गो जो है सेम होता है। नर मतलब कि पुरुष, और महिला में भी जो है 22 गो सेम होता है लेकिन 23वां जोड़ा जो है अलग होता है। पुरुष में जो है 23वां जोड़ा XY होता है और महिला में जो है XX होता है, ठीक है। तो यही जो है गुणसूत्र के बारे में आपको पढ़ना है। ये सब जो है यहाँ पे लिखा गया है, एक बार जो है आप देख लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन है सब जो है आसान है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई अपड़ा क्या है बताओ, तो अपरा जो है क्या है? तो अपरा को जो है इंग्लिश में प्लेसेंटा भी कहते हैं। अपरा जो है जैसे कि हमने के घर में खाने वाला प्लेट नहीं होता है, तो खाने वाला प्लेट के आकार का होता है जो कहां पे होता है? तो गर्भाशय में होता है। जब एक बच्चे जो है माँ को जन्म देती है तो उसके पेट में जो है अपड़ा जो है पहले से बन जाता है। अपड़ा मतलब समझ रहे हैं, वो थाली के तरह, थाली के जरा जो है पेट में बन जाता है और इसका काम का होता है कि माँ जो पौष्टिक भोजन करती है उस पौष्टिक भोजन में से जो है कुछ पौष्टिक चीजों को निकाल के और जो उसके पेट में जो बच्चे बन रहे हैं उस बच्चे तक पहुंचाना उसका काम होता है। बात समझ गए? तो अपरा या प्लेसेंटा क्या है? तो अपरा या प्लेसेंटा जो है एक थाली नुमा आकार, जिसको तस्तरी नुमा कह सकते हैं, प्लेट नुमा कह सकते हैं, आकार का होता है जो गर्भाशय में होता है। और गर्भाशय में किसके गर्भाशय में होता है? तो एक महिला के गर्भाशय में जब एक बच्चे को वो जन्म देने वाली होती है। और उसका काम का होता है, तो जब माँ भोजन करती है तो उन पौष्टिक तत्वों को जो है बच्चे तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है आसान है और ये सभी जो है याद कर लीजिएगा। इसका जो है अगर व्यास पूछेगा तो 20 सेंटीमीटर लगभग जो है 8 इंच होता है, ठीक है। चलिए जल परागकण से आप क्या समझते हैं? अच्छा कभी कभी सुने हैं आप, सुने नहीं देखे होंगे आप कि कोनो के दीवार पे जो है पेड़ जो है हो गया या कोनो के छत पे पेड़ हो गया तो उसको जो है जल परागकण नहीं बोलते हैं, उसको जो है वायु परागकण बोलते हैं। कि चिड़िया जो है कहीं दूसरे से के जगह से जो है खा के आई या दीवार पे जो है लैट्रिन कर दी तो वहां पे जो है पेड़ पौधा हो गया तो उसको वायु परागकण कहेंगे। या कहीं से जो है पेड़ में से बीज उड़ के आया और कहीं पे लग गया तो उसे वायु परागकण कहेंगे। लेकिन जल परागकण का है तो जल परागकण यानी कि जल में जब एगो नर पुष्प, पुष्प मतलब कि अरे वही फूल, तो जब एगो नर पुष्प जो है तैरते रहता है और जब एगो दूसरा पुष्प से जो है जाके मिल जाता है जल में तो उस परागकण को ही जो है हमनी के जल परागकण कहते हैं। जैसे जो है जब बाढ़ आता है, बाढ़ तो देखिएगा बाढ़ आता है तो पहले हम लोगों के यहाँ जो है जंगली पौधा नहीं होता है लेकिन बाढ़ अपने यहाँ से जो है का नर पुष्प को लेते आता है और यहाँ पे छोड़ देता है। तो जहां देखिएगा जहां जहां बाढ़ आयल रहता है और पानी घट गया होगा तो वहां पे कुछ जंगली पौधे हो गए होंगे। यानी कि नर पुष्प अपने जल के द्वारा उसे लेते आया और यहाँ पे जब उसको मादा पुष्प मिल गया तो वहीं पे जो है एगो फसल हो गया, यानी कि उसे हम लोग कहेंगे जल परागकण, ठीक है। चलिए इसे जल परागकण को जो है हाइड्रोफिली भी जो है कहा जाता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनरावृत्ति सिद्धांत से आप क्या कहते हैं? देखिए जीव विज्ञान में पुनरावर्तन सिद्धांत का मतलब होता है, पुनरावृत्ति और पुनरावर्तन सेम है, ठीक है। तो जीव विज्ञान में पुनरावर्तन सिद्धांत का मतलब होता है कि कोई जीव
अपने भ्रूणीय विकास के दौरान उन सभी अवस्थाओं से गुजरता है जिनसे कभी उसके पूर्वज विकसित हुए हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है आपको बताया जा रहा है कि पुनरावृत्ति सिद्धांत का मतलब क्या है। अब देखे होंगे कि आपके माता पिता जो है, जिसे मान के चलिए कि हम लोग जो आपके पिताजी जन्म लिए होंगे, आपके पिताजी भी पहले बच्चे होंगे, फिर धीरे धीरे बड़े होंगे, उनके भी दूध के दांत होंगे, वो भी जो है फिर सियाना हुए होंगे, फिर शादी हुआ होगा, फिर जो है बाल बच्चे होंगे, तभी हम लोग आए। तो ठीक उसी प्रकार जब हम लोगों के साथ होगा, मतलब हम लोग भी जन्म लिए, फिर जो है बोलना सीखे, फिर दांत आया, ये सब, तो ठीक उसी प्रकार हुआ, तो उसी को पुनरावृत्ति कहते हैं। तो वहीं पे लिखा गया है कि जीव विज्ञान में पुनरावर्तन सिद्धांत का मतलब होता है कि कोई जीव जब भ्रूणीय विकास के दौरान उन सभी अवस्थाओं से गुजरता है जिससे उसके पूर्वज जो है गुजर चुके हैं, तो उसे ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो पुनरावृत्ति सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या है, तो क्वेश्चन है आबादी घनत्व से क्या समझते हैं। आबादी घनत्व से क्या समझते हैं? आबादी घनत्व को हम लोग जनसंख्या घनत्व भी कहते हैं। तो देखिए, आबादी घनत्व मतलब कि व्यक्ति की संख्या और भूमि का क्षेत्रफल। मान के चलिए कि आपके एरिया में जो है कितना लोग का जो है घनत्व है, आपको पता करना है। तो कैसे? तो आप पहले अपन गांव में पता कीजिए कि केगो आदमी है। मान के चलिए आपके गांव में जो है 500 आदमी है और आपके गांव का एरिया का क्षेत्रफल जो है 1000 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, जितना आएगा तो उसे ही हम लोग कहेंगे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर इसको लिखे लाना है परिभाषा, तो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को उस क्षेत्र का आबादी घनत्व कहते हैं। आबादी घनत्व को निकालने का फॉर्मूला जो है क्या है, तो जनसंख्या घनत्व बराबर व्यक्ति की संख्या बटा में भूमि का क्षेत्रफल। और क्वेश्चन पूछा है कि जनसंख्या घनत्व किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो जनसंख्या घनत्व जो है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास पे जो है निर्भर करता है कि कितने लोग वहां जन्म लिए, कितने मरे और कितने लोग जो हैं उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जो है जाके बस गए, उसे हम लोग प्रवास कहते हैं। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमटीपी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भाई एमटीपी है क्या? तो एमटीपी को जो है इंग्लिश में कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो है क्या है, तो ये जो है एक प्रकार की जो है गर्भपात की गोलियां होती है, यानी कि जो महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है, तो वो जो है एमटीपी की जो है गोली खा लेगी, तो उसका जो है बच्चा पेट में ही जो है मर जाएगा और वो जन्म नहीं लेगा। तो ये जो है एमटीपी जो है गर्भपात की एक गोलियां हैं जो भ्रूण हत्या के लिए जो है इसका हम लोग उपयोग करते हैं, महिलाएं करती है। ठीक है, लेकिन भारत में जो है इस पे जो है कुछ प्रतिबंध लगाया गया है कि आप एमटीपी की गोलियां जो है उसी समय खा सकते हैं जब आपके जो है पेट में बच्चे जो है कम से कम 20 सप्ताह तक जो है रह चुके हैं। 20 सप्ताह कहने का मतलब कि जो है 5 महीना के बाद ही जो है एमटीपी गोली का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक 2 सप्ताह का जो है और अगर आप एमटीपी की गोलियां खा लेते हैं तो आप मर सकते हैं, बच्चा नहीं आप भी मर सकते हैं। इसलिए एमटीपी की गोलियां जो है भारत में कहा गया है कि 20 सप्ताह के बाद ही जो है आप खा सकते हैं। ठीक है, अब जो है आपसे मेरा प्रश्न है मेरे भाई कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन रहा जो आपको याद नहीं हुआ। इस सब के जो है पीडीएफ नोट्स जो है हम लोग दिए हैं। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर आप साइंस का जो है 149 रुपए का क्रैश कोर्स खरीदे हैं, कहां से? एसडीएस क्लासेस से, तो आपको जो है इसमें काम मिल जाएगा। तो आपको जो है हिंदी इंग्लिश छुड़ा के बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन सब आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आप जल्दी कीजिए, मजा लीजिए क्लास का, और जो भी क्लास हम लोग लेते हैं उसको जो है पूरा वॉच मतलब पूरा देखा कीजिए, तब आपको मजा भी आएगा। तो मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।